देखिए, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक तो ये टॉपिक शायद आप लोगों ने बहुत कम लोगों ने पढ़ा है, मतलब जो लोगों ने पढ़ा है उनको थोड़ा बहुत पता है, ठीक है। और ये टॉपिक थोड़ा डिटेलिंग भी है। देखिए, अब मेमोरेंडम वर्ड जब आता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम के सामने आप सबसे पहले लिखो वहां पर प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी। और एक्चुअली मेमो का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, तो यू आर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द पीपल कि भाई ये हमारा नाम है, ये हमारा काम है ना, ये हमारा हेड ऑफिस है, पैसे लगाओगे तो इतनी लाइबिलिटी होगी, है ना, इतना कैपिटल हम यहां से इकट्ठा करेंगे। ये नॉर्मली मेमोरेंडम में लिखा होता है। क्या क्या? नाम, काम, लाइबिलिटी, हेड ऑफिस कहां होगा, और क्या बोला मैंने, कैपिटल कहां से इकट्ठा किया जाएगा। तो मेमोरेंडम में बेसिकली क्या लिखा है पहले आप समझ लीजिए। पहली 3 लाइन में लिखा हुआ क्या बोल रहा है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज इन फैक्ट इट्स चार्टर। चार्टर की मीनिंग लिखी कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी का संविधान है, और संविधान के ऊपर जाके काम नहीं करना है, जो संविधान में लिखा होगा वही करेंगे। क्या क्या डिफाइन कर रहा था? इट डिफाइन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्कोप ऑफ द आवर्स ऑफ द कंपनी विथ विच इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द। दायरा बताया रहा, दायरा किस दायरे में कंपनी को काम करना है, वो दायरे के बाहर नहीं जा सकती कंपनी। मतलब कंपनी को अगर उस दायरे के बाहर जाना होगा तो फिर उसको अपने मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ेगा। मतलब अगर मेमोरेंडम में लिखा है कि आपकी कंपनी, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी महाराष्ट्र के अंदर सामान बनाएगी और बेचेगी, है ना, तो फिर वो आपका दायरा हो गया, ठीक है। आपकी कंपनी इक्विटी कैपिटल इशू करके काम करेगी, डेब्ट कैपिटल लेके नहीं, तो वो आपका दायरा हो गया। अब आप डेब्ट कैपिटल नहीं ले सकते। मतलब आप ये सब काम कर सकते हैं जो आपने नहीं करने का वादा किया या नहीं करने, मगर वो सब उसके लिए आपको मेमोरेंडम चेंज करना पड़ेगा, और वो बड़ी लंबी प्रोसेस होती है। तो वो हम पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा क्यों। It is the very foundation on which the company, whole edifice of the company is built. कंपनी का पूरा दायरा, कंपनी का पूरा फाउंडेशन, हर चीज उसी पे बिल्ट है। देखो वायर मत हिलाओ, वायर मत हिलाइए, देखिए 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 आराम से। लैंग्वेज डिफरेंट है भैया, बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ये तो घुसेगा नहीं। देखो ऐसा अगर क्वेश्चन है तो क्या लिखोगे? क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी मेमोरेंडम को रजिस्टर्ड करने का? किसके पास रजिस्टर्ड करते हैं? सर जब कंपनी बनाने का हमारे पास में आइडिया आता है, सबसे पहले हमें 2 डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। एक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ, दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ। मेमोरेंडम में लिखे रहते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारे पावर्स, तो वो हमको आरओसी के पास सबमिट करना पड़ता है। बताना पड़ेगा ना आरओसी को कि आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है, आपका उद्देश्य क्या है कंपनी चालू करने का। और दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ, जिसमें आपके लिखे रहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि आप कंपनी इंटरनली कैसे चलाएं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? इट कंटेन द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज formed and therefore identify the possible scope of its operation beyond which its actions cannot go। ये तो पता है। अगर आपने डिसाइड किया कि आपकी कंपनी सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर काम करेगी, अगर आपने डिसाइड किया कि आपकी कंपनी सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड है, अब महाराष्ट्र के अंदर आप काम करोगे और महाराष्ट्र के अंदर ही सामान बेचोगे, दैट इज योर ऑब्जेक्ट, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग कंपनी, व्हाट बैंकिंग कंपनी सेज, हम डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेंगे एंड लोन्स एंड एडवांसेस देंगे, दैट इज द ऑब्जेक्ट। अब वो बैंकिंग कंपनी क्या सोच रही है? हम इंश्योरेंस का काम भी चालू करें, जो हर बैंकिंग कंपनी करती है, आपने देखा होगा। तो मुझे बताइए ये ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड हुआ ना, तो क्या वो इंश्योरेंस का काम नहीं कर सकती? सर कर सकती है ना, मगर पहले उसको अपने मेमोरेंडम को अल्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेंज। और अगर वो बिना अल्टर किए वो काम करती है तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायरस। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायरस। यहां लिख लीजिएगा ना, यहां पर ये है ना, ये इसके आगे लिखो अल्ट्रा वायरस। अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के बियॉन्ड जगह काम करते हो, जो मेमोरेंडम में लिखा नहीं है, और अगर आप वो करते हो तो वो क्या होगा? अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब ये होता है बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द मेमोरेंडम, बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द मेमोरेंडम। बरोबर है क्या?
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए क्या लिखा। अब सुनिए पूरी बात, अगर मेरे को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली मेरे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कंपनी की वेबसाइट पर और न्यूज़पेपर पर पब्लिश हो जाता है मेमोरेंडम। इसलिए हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर आउटसाइडर्स। कौन होते हैं आउटसाइडर्स? सर शेयर होल्डर्स, सर क्रेडिटर्स, सर बैंक, समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये हर वो व्यक्ति जो कंपनी के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो बोलेगा इट इनेबल शेयर होल्डर, क्रेडिटर एंड ऑल दोज हु डील विथ company to know what its powers and what activities they can engage in. ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो, it is available for public, it is available for public, it is available for public, so it is known as documents for outsiders। सही है ना? कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे मेमोरेंडम मिल जाएगा, कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे मेमोरेंडम मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट फॉर आउटसाइडर्स। अब सुनिए ना पूरी बात, कंपनी की वेबसाइट पर जाओगे डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, तो ये तो कंपनी मान के चलेगी ना कि जो जो हमसे जुड़ रहा है, यानी जो जो भी हमारे यहाँ पैसे लगा रहा है, मतलब वो डॉक्यूमेंट पढ़ के आए। हम तो यही मान के चलेंगे भाई, पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना, तो हम तो मान के चलेंगे कि जो जो भी हमसे जुड़ रहा है, जो जो भी हमारे यहाँ पैसे लगा रहा है, वो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के आया है। अब जो चीज पढ़ के आया है मतलब हम मान के चल रहे। व्हाट इज दैट मीन? इसका मतलब जिस दिन कंपनी मेमोरेंडम को अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर रही होगी, जिस दिन भी, तो वैसा मान रही होगी कि मैंने अपडेट किया, मतलब लोगों ने पढ़ लिया, ऐसा वो मान के चल रहे हैं। थर्ड पॉइंट वही है, देखो क्या लिखा थर्ड पॉइंट। अ मेमोरेंडम इज अंडर सेक्शन of Companies Act 2000, consequently every person entering into contract with the company is presumed to have a knowledge of the conditions contained, ब्रैकेट में लिखो इसे क्या बोलते हैं। मेरा एक सवाल है, बेटा बेटा बेटा, कंपनी आपको इंफॉर्मेशन दे रही है कि कंपनी ने इंफॉर्मेशन डाल दी है? दे रही होती तो उसका नाम कुछ और होता, यानी आप खड़े हैं और मैं कंपनी में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एग्जाम्पल देता हूं आपको, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कल ट्यूशन है 7 बजे, आप सामने बैठे, मैं बता रहा हूं, दैट इज एक्चुअल इंफॉर्मेशन, एक्चुअल नोटिस, देने वाला लेने वाला सामने बैठा है, बरोबर। अब मैंने क्या किया, ये इन्फॉर्मेशन ना, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इंस्टाग्राम पे डाल दिया। अब आपको बोला था 10 दिन पहले कि इंस्टाग्राम चेक करते रहना, है ना, हफ्ते के हर चौथे दिन में चेक करना कि मंडे को क्या होने वाला है, मतलब थर्सडे को चेक करना कि मंडे को क्या होने वाला है। सुनो पूरी बात को, अब मैंने इंस्टाग्राम पर डाल दिया, क्या मान के चलूँ ना मैं, क्या आप सब पढ़ लेंगे? मगर डायरेक्ट बताया गया आपको। तो जो चीज डायरेक्ट नहीं बताई जाती, मान लिया जाता है कि मैंने कर दिया तो उसने देख लिया होगा, सुन लिया होगा, देखो उसको ब्रैकेट में, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। नोटिस मतलब तो आपको पता है, इंफॉर्मेशन। आगे पढ़ेंगे बेटा, क्या लिखा है, द शेयर होल्डर्स मस्ट नो द पर्पस विच इज मनी कैन बी एंड व्हाट रिस्क ही इज टेकिंग इन मेकिंग द। सिंपल है यार, अगर शेयर होल्डर को यही नहीं पता कि उसका पैसा किन पर्पस के लिए यूज होगा, तो मतलब क्या है ऐसी कंपनी में पैसा लगे, बराबर है। जिन जिन लोगों ने जोमेटो के शेयर्स खरीदे होंगे वो सबको पता है जोमेटो का पर्पस, और अगर नहीं पता है तो बेवकूफ है। देखिए, अगर उन्होंने जोमेटो के नाम पर शेयर्स लगाए और जोमेटो उतना बेनिफिट नहीं दे रहा है, यू कांट स्यू, यू कांट क्लेम, यू कांट टेक एनी एक्शंस। बट अगर आपने उसका पर्पस देखा है और वो पर्पस से भटक रहा है, तब आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, है ना, सही है ना। तो मेमोरेंडम कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया किसी भी कंपनी के लिए। मेमो मतलब इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, शॉर्ट इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, अपना एक दायरा बताना काम करने का कि हम ये काम कर। पहला दायरा तो क्या होता है, पहले तो क्या होता है, सबसे पहले भाई प्रॉफिट है कि सर्विस है। अब उसके अंदर फिर आपका दायरा चालू होगा, फिर आप काम क्या, लोहा बेच रहे हो कि प्लास्टिक बेच रहे हो कि होटल खोले हो कि लॉ की फर्म है, आप समझ रहे हो, आईटी का काम है, क्या है, वो उससे बाद में डिसाइड। चलिए, तो क्वेश्चन अगर आपको आया कि क्या उद्देश्य है मेमोरेंडम को रजिस्टर्ड करने के लिए, किसके पास रजिस्टर्ड करते हैं, आरओसी। ये 4 पॉइंट आपको लिख देने, ये 4 पॉइंट आपको लिख देने बेटा, इजी पॉइंट है, बिल्कुल डिफिकल्ट। ओके, चल जाने दे, क्या हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है बेटा, सब साथ में पढ़ेंगे। कंपनी
कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम द, जो जो मेमोरेंडम में लिखा है उससे आप अलग होके नहीं चलेंगे। डिपार्ट का मतलब यू कैन नॉट डिपार्ट, है ना, आप भटक नहीं सकते। हाउएवर इंपेरेटिव मे बी द नेसेसिटी फॉर द, इंपेरेटिव का मतलब लिखो इन ए पॉजिटिव वे। कभी कभी हम मेमोरेंडम में नहीं लिखी हुई चीज भी करते हैं, मगर किसके फायदे के लिए होना, वो कंपनी के फायदे के लिए। किसके फायदे के लिए? कंपनी। फॉर एग्जाम्पल सुनो, मेमोरेंडम में आपके लाइबिलिटी क्लॉज में लिखा है कि हर शेयर होल्डर की लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड बाय शेयर्स। एग्री लिखा है। अब जो मिनिमम मेंबर्स है कितने, 7, 2, 1। एक ऐसी सिचुएशन है कि उनकी लाइबिलिटी को अनलिमिटेड करना पड़ा, पैसे की जरूरत पड़ी, लॉकडाउन जैसी की स्थिति आ गई, कोरोना जैसी कोई स्थिति आ गई, फलाना डबकर, और कंपनी के पास उतनी एसेट्स और उतना कैश था नहीं। सुनना पूरी बात, आपने उनकी लाइबिलिटी क्या कर दी, मगर अपने मेमोरेंडम में चेंज, क्योंकि एक समय नहीं था आपके पास, वक्त नहीं था, करना चाहते हो बट कर नहीं पाए। तो पहली बात तो लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि ये तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज मेमोरेंडम में लिखी नहीं है। तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मेरे पास समय नहीं था, और जो भी हमने डिसीजन लिया, सुनो, किसके फायदे के लिए, कंपनी के। किसके? कंपनी के फायदे के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुंबई में दंगे हो गए, कभी ना उड़ो, अब वहां किसी कंपनी का हेड ऑफिस है, अब उन्होंने हनन फानन में हरी फरी वो उस हेड ऑफिस को शिफ्ट कर दिया पुणे। अब आप अगर एक आरओसी से दूसरे आरओसी जा रहे हैं, मतलब 1 ROC 2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। कौन सी मीटिंग में, या तो जनरल मीटिंग या एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग में। व्हाट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो साल के बीच में अचानक से हो जाए। तो अब किससे रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, शेयर होल्डर। वो आपने किया नहीं, उनसे सहमति ली नहीं आपने, तो आपत्ति जताएंगे कि ये क्या तरीका हुआ। तो आप उनको रीजंस बताना कि किसके फायदे के लिए किया हमने, कंपनी के फायदे के लिए हमें वो डिसीजन लेना पड़ा जिसके लिए हम मेमोरेंडम को चेंज नहीं कर पाए। तो प्लीज उस डिसीजन को मानिए, हम अभी चेंज कर देते मेमोरेंडम। तो रीजंस आपको देने पड़ेंगे, किसके किसके फायदे के लिए, कंपनी के फायदे के लिए। किसके फायदे के लिए, कंपनी। नेक्स्ट पढ़ो, इट कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और इंगेज एनी ट्रेड और बिजनेस विच इज बियॉन्ड द पावर कन्फेस्ड ऑन इट बाय द। अगर वो ऐसा करती तो उसे क्या कहेंगे, अल्ट्रा वायरस और वॉइड। वॉइड का मतलब मेरे को नहीं लगता किसी को सबको बताने की जरूरत है, ठीक है। ऐसा कोई काम जो आपको मेमोरेंडम में नहीं लिखा है, फिर भी अगर आप वो काम करते। मैं एक उदाहरण देता हूं, आप मुझे बताना। LIC का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? कल अगर वो बैंकिंग से रिलेटेड काम चालू कर दे तो कोई आपत्ति है क्या? सर हमको नहीं है, मगर उसके स्टेक होल्डर्स को होगी ना। क्या बोलेंगे उसके स्टेक होल्डर्स, करो ना, करो, मगर पहले अपने मेमोरेंडम को, मैं उसका रीजन बताता हूं बार बार हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं। सिंपल है, जो चीज लिखी नहीं है फिर उसके लिए इंसान लायबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बैंकिंग का काम चालू किया, वो पैसे डूब गए, अब लोग गए कोर्ट कि हमारे पैसे डूबे, इन्होंने बैंकिंग का काम चालू किया। तो कोर्ट बोलेगा दिखाओ कहां चालू किया, तो कहीं लिखा नहीं है ना। तो कागज पर लिखा होना चाहिए कि आप ये काम कर रहे हैं। आप समझ रहे क्यों हम बार बार लिखने की बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर नुकसान हुआ और आप क्लेम करोगे तो कोर्ट बोलेगा कहां लिखा है। तो कोर्ट क्या बोलेगा उसको, जो चीज लिखी ही नहीं है तो क्लेम किस बात का कर रहा है। इसलिए लिखना जरूरी है। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं? ओके है ना। फैजान तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई, तुम सोनी को लेके आओ, मोनी को लेके आओ, कुछ नहीं होने वाला, तुम उसी स्थिति में रहोगे। अब बेटा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया सेक्शन 4 में। अब शेड्यूल 1 सेक्शन सुनिए। अलग अलग प्रकार की कंपनियां होती हैं, सुनना, पब्लिक कंपनी के अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला वहां लिखा है, देखिए पहला वहां लिखा है, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर वाली। व्हाट इज लिमिटेड बाय शेयर? जहां पर शेयर होल्डर की लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट। पढ़े हो ना। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर वाली है तो देखो उसको टेबल ए फॉलो करना पड़ेगा। सुन लीजिए पहली पूरी बात, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, मेरा पेन चलना चाहिए बस। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी का शेड्यूल है, मतलब बना हुआ है कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट के बुक में, उसमें अलग अलग टेबल बने हुए हैं जहां पर कंपनियों के रिक्वायरमेंट लिखी कि कौन सी कंपनी होगी तो कौन से टेबल को फॉलो करेगी।
और टेबल ए में लिखा है लिमिटेड बाय शेयर। मतलब अगर ये वाली कंपनी होगी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, तो उनको मेमोरेंडम, ये वाला मेमोरेंडम फॉलो करना होगा। मतलब इसका फॉर्मेट जो टेबल ए में बना हुआ, फिर आगे जाएंगे तो एक टेबल बी मिलेगा, फिर एक टेबल सी मिलेगा। तो मतलब अगर ये वाली कंपनी कौन सी, ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड बाय शेयर्स, तो क्या फॉलो करना पड़ेगा उसको, टेबल ए। मतलब एक फॉर्मेट बना हुआ है कि आपका मेमोरेंडम कैसा होना चाहिए, उस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सुनिए ना पूरी बात। सबसे पहले आपने क्या डिसाइड किया कि मेमोरेंडम का फॉर्मेट क्या होगा, और फॉर्मेट किसने बता दिया आपको, कंपनी सेट ने, जो कहां बना के रखा उन्होंने, शेड्यूल्स में। अब टेबल बी में देखिए क्या लिखा है, टेबल बी इज ए फॉर्म ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय हैविंग शेयर कैपिटल लिखा है, और लिखा है। एक काम करो, इसमें सबसे पहले एग्जांपल लिख लो, सेक्शन 8 कंपनी। क्या होती है सेक्शन 8 कंपनी? बेटा वो शेयर कैपिटल वाली कंपनी होती है? नहीं सर, अगर वो शेयर कैपिटल वाली होती तो उसे डिविडेंड मिलता, उसमें डिविडेंड तो मिलता नहीं, नॉट फॉर प्रॉफिट। क्या होता है गारंटी का मतलब, जितना पैसा आपने अभी दिया है या उतना, या उससे ज्यादा या उससे कम, या एक फिक्स अमाउंट अब और देने का वादा करते हैं, कब, कंपनी वाइंड अप। जो सेक्शन 8 कंपनी का जो तरीका होगा मेमोरेंडम बनाने का, वो कहां लिखा, टेबल बी। आप समझ रहे, तरीका अपने मन से नहीं बना सकते ना अपन, तरीके लिखे हुए कहां पर, कंपनी सेट पे। कहां पर लिखे हैं, शेड्यूल 1 में उसके। पढ़ो टेबल सी में क्या है, पढ़ो। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग, ऐसी कंपनियां बहुत मतलब बनती नहीं है। आप सोचो ना, आप पैसा लगा रहे हो, वो बोल रहे बाद में और दोगे क्या, तो शेयर कैपिटल वाली नहीं, मतलब लोगों से पैसा लोगे आप, और लोगों की गारंटी क्या कर दोगे आखिरी में जाके, अनलिमिटेड। तो वो होने नहीं वाला, ये वाली कंपनियां बनती नहीं है। फोर्थ वाली देखो क्या है, वो भी नहीं बनती है। फोर्थ वाली तो बिल्कुल नहीं बनेगी। क्या है फोर्थ में, पढ़ो ना यार। अनलिमिटेड कंपनियों में क्या होगा, आपकी पर्सनल एसेट्स भी यूज होगी, तो ऐसी कंपनियां भी आप एस्टैब्लिश नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है। और आखिरी में क्या लिखा है, इट इज अ फॉर्म फॉर मेमोरेंडम ऑफ अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग। तो सुनिए पूरी बात, थोड़ा समझना। अभी अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, फोर्थ वाले में क्या लिखा, सिर्फ अनलिमिटेड कंपनी, मतलब वहां किसी भी प्रकार का शेयर इश्यू नहीं है, बट आपकी हो सकता है। ये जो स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप्स का मतलब क्या होता है, आपके दिमाग में आइडिया आया, आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, बट वो कंपनी नहीं है अभी। मान लो आपने उसको एक कंपनी बना लिया, कौन सी कंपनी का ऑप्शन होगा अपने पास? सर हमने तो 4-5 बड़ी बड़ी कंपनियां पढ़ी हैं जो आपने पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक, ठीक है सर, पब्लिक मगर इनिशियल लेवल पर कोई कंपनी बनेगी नहीं। प्राइवेट बन सकती सर, 2 और 2 से ज्यादा लोग चालू कर लेंगे। तो प्राइवेट में वो लोग एक क्लॉज डलवा सकते हैं, कौन सा, कि हम अनलिमिटेड कंपनी। व्हाट इज दैट मीन, कि ये जो 2 लोग हैं जिन्होंने कंपनी को चालू किया, इनकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल वो ऐसा भी कर सकते हैं कि शुरू के 3 साल अनलिमिटेड रहेगी, और 3 साल बाद अगर प्रॉफिट में आ गए तो फिर अपनी लाइबिलिटी को लिमिटेड कर ले, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है जोमेटो ने शुरू में ऐसा किया हो, शुरू में उसका प्रॉफिट नहीं था, पैसा नहीं था, तो उसके जो लोग, जो भी ओनर्स होंगे, उन्होंने क्या किए होंगे, क्लॉज में डाल दिए होंगे कि जो भी हमारे यहाँ पैसा लगाएगा उसको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने अपनी लाइबिलिटी को अनलिमिटेड बनाया है ना। किनको डरने की जरूरत नहीं है, किनको, जो लोगों ने उनके यहाँ पैसा लगाया। किन लोगों ने पैसा लगाया, नहीं रे बाबा, शुरू में थोड़ा शेयर होल्डर ने पैसा लगाया, शुरू में एंजल इन्वेस्टर्स ने लगाया, शुरू में बैंक ने लगाया, क्रेडिटर्स ने कुछ पैसे दिए होंगे, आसपास के लोगों ने कुछ पैसे दिए होंगे, शुरू में थोड़ा लगाया शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल तो 6-8 साल बाद आया ना। जोमेटो का शेयर्स कब आए, इस साल। जोमेटो कब से, 6-8 साल से कंपनी, 8-10 साल से कंपनी, आप समझ रहे हो। शुरू में जो लोग पैसा लगाते हैं उनके लिए हो सकता है, उनके लिए कि उनको कोई दिक्कत ना हो सकता है ओनर्स क्या करते होंगे, अपनी लाइबिलिटी को अनलिमिटेड रखते होंगे कुछ, और शायद रखते हैं। ओपीसी में, मैं ओपीसी का एग्जांपल इसमें दे नहीं सकता ना, क्योंकि ओपीसी में तो अपन ने पढ़ा है, 1% की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। बट अगर वो चाहे तो वो अपनी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर सकता है। तो फिर अगर वो अनलिमिटेड करेगा और शेयर कैपिटल नहीं है ओपीसी में, तो फिर डी फॉलो करेगा। और अगर शेयर कैपिटल है तो फिर ई में देखो ना क्या लिखा, अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, बराबर है। मतलब जो लोगों ने कंपनी चालू की उनकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड, और साथ में आप क्या इश्यू कर रहे हो, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल वाली कितनी कंपनी हो गई, वहां पर एक बार रिपीट कर दो, देखो क्या है, 2 है ना, 3। कौन सा, सी है, ए है और ई है। तो 2 कंपनियां तो बहुत बनती है हमारे, ए और बी। सी तो नहीं बनती, डी भी नहीं, ई बन सकती है कुछ हद तक, कुछ हद तक बन सकती, कुछ हद तक। अब ये थोड़ा सा डिटेलिंग पॉइंट आ गया भैया, ये आप लोग को मतलब बहुत ध्यान देना पड़ेगा एकदम। क्या लिखा है, हेडिंग पढ़ो। अच्छा एक काम करो, वो पहले टेबल ई के नीचे लाइन लिखी उसको पढ़ो।
द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ कंपनी मस्ट बी एज पॉसिबल, मतलब व्हाट इज दैट मीन, जो कंपनीज एक्ट ने मॉडल्स बना के दिए है, मतलब फॉर्मेट बना के दिए है, वैसा ही बनाना है, उसी से रिलेटेड होना चाहिए। तुम अपने मेमोरेंडम के मॉडल तो पढ़ लिए, कितने हैं? 5, है ना। अभी आर्टिकल के भी पढ़ेंगे आप, एफ से चालू होगा, एफ से, जहां मेमोरेंडम खत्म हुआ ना वहीं पर आर्टिकल चालू होगा। अरे ठीक है क्या? चलो, अब मेमोरेंडम में मैं क्या बोला आपको, सबसे पहले कौन सा क्लॉज होता है मेमोरेंडम में? देखो, ये जो नेम क्लॉज होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्लॉज मतलब डिफाइन। अब नाम को आपने डिफाइन किया, तो नाम में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए देख लेते हैं, समझ लेते। पहला, नाम आइडेंटिकल नहीं होना। 2, एनी अदर कंपनी। ना सुनने में ना बोलने में, सुन रहे प्लीज। नाम में आप प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट का नाम आप यूज नहीं करेंगे। नाम किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और नेशनल एम्बलम्स आपको यूज नहीं करना। वो 3 शेर है ना हमारा नेशनल एम्बलम। व्हाट इज नेशनल एम्बलम? सर अगर नेशनल एम्बलम यूज होने लगेंगे तो फिर लोगों को लगेगा सरकारी कंपनी, और सरकारी कंपनी पर भरोसा बहुत ज्यादा होता है लोगों का। और नाम के अंदर 2-3 चीजें और आती है, जैसे कि ट्रेडमार्क। सिर्फ नाम के मतलब नाम नहीं होता, नाम के अंदर क्या जाएगा? ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ये भी नाम का हिस्सा, एंड कॉपीराइट। ये सब नाम के अंदर आएगा। अगर आपने नेम क्लॉज को फॉलो करना है तो ये सब चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है क्या? यानी आपका नाम ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके नाम में कहीं पर भी ऐसे वर्ड्स नहीं होना कि क्या शो हो कि यू आर ए। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जांपल देता हूं मैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, समझ में आ रहा है कौन सी कंपनियां लग रही? गवर्नमेंट, क्योंकि नाम में दिक्कत है। कंपनी है तो सर गोंदिया में जो बहुत सारी शॉप्स हैं, इसमें भारत भी लिखा है, हिंदुस्तान भी लिखा है, तो शॉप है ना, वो कंपनी थोड़ी ना। शॉप और कंपनी में फर्क होता है ना। शॉप अपने पैसे से चलाई जाती है, कंपनी दूसरों के पैसे से चलाई जाती है, ठीक है। अगर शॉप में डूबा भी तो अपना पैसा डूबेगा, कंपनी में दूसरों का पैसा डूबेगा। तो इसलिए कुछ ऐसे नाम है जो कंपनी को यूज करने मना किया गया है। अब हम साथ में पढ़ेंगे, और ये थोड़ा बड़ा पोर्शन है तो ध्यान भी देना है। क्या लिखा पढ़ो कंटेंट में, पहला क्या लिखा? द नेम ऑफ द कंपनी विद द लास्ट वर्ड। अगर पब्लिक कंपनी है तो नाम में क्या आएगा आगे? वेरी गुड यार। और प्राइवेट कंपनी तो नाम के आगे क्या आएगा? अगर ओपीसी है तब भी नाम के आगे क्या आएगा? ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब देखो ना, वहां कुछ एक लाइन लिखी है, बड़ी का, दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द कंपनी फॉर्म अंडर सेक्शन 8, मतलब नॉट फॉर, तो नॉट फॉर प्रॉफिट में आप पब्लिक और प्राइवेट कैसे लगाओगे? नहीं लगा सकते ना, ठीक है, वेरी गुड। आगे पढ़ो, द नेम इंक्लूडिंग फ्रेज, जैसे कि क्या फ्रेज है? ट्रस्ट मे बी अलाउड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज टू बी फॉर्म अंडर सेक्शन, जैसे रिलायंस ट्रस्ट, टाटा ट्रस्ट, अब यूज कर सकते हैं इन वर्ड्स, मगर कौन सी कंपनियों के लिए? सेक्शन 8। ट्रस्ट वर्ड आ गया मतलब पूरा सीन ही चेंज हो गया ना, प्रॉफिट नहीं है आपका। इन अकॉर्डेंस विद द इलेक्ट्रल ट्रस्ट स्कीम 2000, मैं आपको समझाता हूं इलेक्ट्रल ट्रस्ट क्या, थोड़ा पता है क्या सोमेश इसके बारे में? सरकार क्या करती है बच्चों? इलेक्ट्रल ट्रस्ट स्कीम के नाम पर लोगों से चंदा इकट्ठा करती है, फंड, और दुनिया भर से इकट्ठा करती है। यानी यूएस में बैठा हुआ बंदा भी इलेक्ट्रल ट्रस्ट स्कीम में, समझा तो मैं, मान लेते सरकार का इलेक्ट्रल ट्रस्ट स्कीम है ना, इलेक्ट्रल मतलब इलेक्शन से होते हैं, एक स्कीम है, उसमें सरकार ने क्या किया, उसका एक डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट का नाम रखा उन्होंने इलेक्ट्रल ट्रस्ट डिपार्टमेंट, सुनना, और इस डिपार्टमेंट को बोला इस स्कीम के थ्रू आप बॉन्ड इशू करो, जैसे शेयर्स होते हैं ना, वैसे बॉन्ड समझ लो।
और लोगों को बोलो कि जो भी सरकार के इस ट्रस्ट का, इस संस्था में बॉन्ड खरीदेगा उसको रिटर्न्स मिलेंगे, इंटरेस्ट। अब बॉन्ड खरीदेगा का मतलब क्या है? पैसा आएगा किसके पास? गवर्नमेंट के पास में। और लोगों को लालच है किस बात की? इंटरेस्ट की। तो पिछले 6-8 साल में भारत सरकार ने इतना फंड इकट्ठा किया है, लोगों ने भरपूर पैसा लगाया, बट उसमें गड़बड़ क्या हुई? सरकार ने क्या बोला मालूम क्या? जो भी पैसा लगाएगा उसकी हम आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो ब्लैक मनी भी आएगा उसमें, क्योंकि अगर आप पैसा लगा रहे हो भारत सरकार के पास में, किस नाम से? बॉन्ड खरीद रहे हो। क्या खरीद रहे हो? उनके। और वो पैसा भारत सरकार काय में यूज करेगी? इलेक्शंस में। चंदा है ना, चंदा दे रहे हो ना। तो क्या बोल रहे मालूम क्या? आप अगर चंदा दे रहे हो तो आपको नाम डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो लोग मालूम कैसे चंदा दे रहे? एनोनिमस। अब एनोनिमस का मतलब क्या होता है? रैंडम आदमी चंदा दे। तो सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने बोला भैया ये क्या बात हुई? चंदा मिल रहा है तो ये तो बताओ चंदा देने वाला कौन है? तो इसका भारत सरकार ने गलत फायदा भी उठाया। कई लोगों ने उस पर आपत्ति जताई। अब सेक्शन 8 का मतलब क्या? नॉट फॉर प्रॉफिट। शेयर आप इशू कर नहीं सकते, तो पैसा कहां से लाओगे? डेफिनेटली चंदा इकट्ठा करोगे ना। और चंदा इकट्ठे करने के 2 तरीके होंगे, या तो एनोनिमस लोगों को बोलोगे पैसा देंगे, या फिर कुछ लोगों को क्या बना लो अपने मेंबर्स। ठीक है, तो ये लोग इस नाम को यूज कर सकते हैं। कौन? सेक्शन 8 कंपनी वाले। क्या लगा सकते हैं नाम के आगे? इलेक्ट्रल ट्रस्ट। इलेक्ट्रल ट्रस्ट देखो ना, लिखा भी नहीं। ये स्कीम किसने नोटिफाइड किया था? देखो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी। अब इनका इन्वॉल्वमेंट इसलिए जरूरी मेरे बच्चों, क्योंकि जो लोग ट्रस्ट चलाते हैं उन पे टैक्स नहीं लगेगा। एक अमाउंट से ज्यादा चले गया तो उन पे लग सकता है, बट नॉर्मल, इसलिए सीबीडीटी ने डिसाइड किया है। अब पढ़िए, आगे पढ़िए। फॉर द कंपनीज अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, नेम शैल इंक्लूड वर्ड, क्या कहेगा? देखो कुछ आ रहा है फाउंडेशन से, बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन। आगे देखो, फोरम, और कुछ याद आ रहा है? कंज्यूमर फोरम। अरे कंज्यूमर की अपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना। आगे, वेरी गुड यार। आगे, ओके, फिक्की, फिक्की पढ़ेंगे अपन आगे। आओगे, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है इसमें होती है, ये भी सब बिजनेसमैन की ऑर्गेनाइजेशन। आगे, कॉन्फेडरेशन और काउंसिल, जैसे जीएसटी काउंसिल, बार काउंसिल, वेरी गुड। आईसीएआई का फुल फॉर्म बोलिए। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से सर? सेक्शन 8 है कि स्टैट्यूटरी है? वेरी गुड। इलेक्टोरल ट्रस्ट एंड द लाइक। अब देखो, जो नाम सबसे आखिरी में लिखा है इलेक्टोरल ट्रस्ट, एक्चुअली वो सबसे कम यूज होता है, इसलिए आखिरी में। सबसे ज्यादा जो नाम यूज होते हैं उन्होंने बता दिया। ठीक है, तो अगर ये नाम दिखे तो समझ जाना कौन सी कंपनी है वो? सेक्शन 8। कौन सी कंपनी है? टाटा ट्रस्ट, रिलायंस फाउंडेशन। सुना है कि नहीं यार? आगे पढ़ो ना क्या लिखा उसमें। एज पर एमसी, व्हाट इज एमसी? है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो मिनिस्ट्री जो कंपनियों पर नजर रखती है। पढ़ो ना यार बच्चों आगे। 5 जून 2015 को उन्होंने नोटिफाइड किया, एक ऑर्डर पास किया। क्या ऑर्डर था? गवर्नमेंट कंपनी नेम मस्ट एंड विद द वर्ड, अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारी कंपनी के नाम के आगे भी लिमिटेड होगा। इसका बेहतरीन एग्जांपल क्या है? बीएसएनएल। बोलो फुल फॉर्म। भारत संचार निगम, निगम के निगम लिमिटेड। बोलोगे सर आप कैसे पहचानेंगे कि सरकारी है कि पब्लिक है? भारत है ना, भारत आया ना। पब्लिक कैसी, किसी भी पब्लिक, किसी भी खैर को हम भारत कंपनी ऐसे यूज नहीं कर देंगे सरकार के नाम पर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सुना है कि नहीं सब नाम? रिंकल, कितनी नींद आ रही है आपको? और ऐसे अगर आप लोग क्लासेस में बैठोगे तो क्या एनर्जी आएगी टीचर को। अच्छी चीख के पढ़ा रहा हूं कि आप लोग की नींद उड़ जाए। देखिए, मैं यशस्विनी को बुलाऊं कि मैं एलेक्स सत्यानी को बुलाऊं, जो मेरा सबसे पहले स्टूडेंट्स में से जो सीए बन चुके हैं, या मैं अपने आप को? देखिए, जिसकी जो औकात होती है वो सुधरता नहीं है। सेमिनार या प्रेजेंटेशन या मोटिवेशन की बड़ी खास बात होती है, वो 1 घंटे तक रहता है मोटिवेशन। उसके बाद आपको आपका टीचर ही पढ़ाएगा। बहुत अच्छा लगता है जब किसी से मिलो। तो अल्टीमेटली कुत्ते की दुम जो टेढ़ी होती है वो टेढ़ी होती है, उसको आप किसी को भी बुला के सीधी नहीं कर सकते। तो जिसको जो करना है वो वही करेगा। दूसरी बात,
मेरा एक सवाल है आप लोगों से जो मैं लेक्चर के बाद जरूर पूछूंगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे को क्लैरिफाई करना, स्पेशली जो लड़कियां हैं, ठीक है। और 1% के नाम क्या लाएगा रे? 1% कंपनी शुड बी। अगर आपको क्वेश्चन आया सेक्शन 8 कंपनी के नाम के आगे क्या क्या लगेगा, तो आपको ये लिखना है बीच वाला पैराग्राफ, ठीक है क्या? हाँ के ना यार। तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड में ना बहुत ज्यादा इश्यू चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज। क्यों? पॉलिटिकल पार्टीज बोलती हैं आप इलेक्ट्रल ट्रस्ट स्कीम पर बॉन्ड इश्यू कर रहे हो, और आप ये तो बताओ पैसा लगा कौन रहा है, क्योंकि फॉरेन से बहुत सारा ब्लैक मनी भी आ रहा है। यार एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करोगे तो फिर तो जो काले पैसे कमाते होंगे गलत तरीके से, वो भी तो दे रहे होंगे चंदा। तो उस पर इश्यू चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। चलिए बेटा आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्या होगा? कम ऑन यार, नेक्स्ट क्या है बोलो? द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, है ना? नॉर्मली कहां होते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस? बोलो, जहां कंपनी का, जहां स्टेट में आरओसी होता है। आरओसी बेसिकली कहां होता है? हर स्टेट के बेसिकली कैपिटल में। कहां पर होता है? कैपिटल। एक स्टेट में 2 आरओसी भी हो सकते हैं, बट ऐसी स्टेट्स बहुत कम है जो बड़ी स्टेट्स है, महाराष्ट्र बोल सकते हैं। आगे पढ़िए तीसरा, companies proposed to be incorporated and any other considered necessary in furtherance thereof। सुनो ये वर्ड लिखा ना, any matter considered necessary in furtherance thereof, इसका मतलब समझ लो। सुनो, आपने कंपनी बनाते वक्त एक ऑब्जेक्ट डिसाइड किया, फॉर एग्जांपल कि भैया हम प्रॉफिट ओरिएंटेड है। चलो उधर हम सेक्शन 8 कंपनी है, तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा? वेलफेयर। ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट हो। क्लियर है? बोले आप कैसे वेलफेयर दोगे? तो बोले हम बच्चों को स्कूलों में पढ़ा के फ्री में वेलफेयर थे, हमारा एक ही काम है। क्या काम है हमारा? बच्चों की पढ़ाई। अब आपकी कंपनी चालू होगी, 1 साल हो गया, कितने साल? अब आपको ऐसा लगा एक काम करते हैं, बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ बुजुर्गों की भी मदद करते हैं। तो बुजुर्गों की मदद करना भी क्या हो गया आपका? एक ऑब्जेक्ट। तो वही लिखा है। अब नया ऑब्जेक्ट आ गया ना, क्या लिखा है? एनी मैटर कंसिडर नेसेसरी इन फर्दरेंस देयरऑफ। अगर फ्यूचर में लगा और कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते, पर तुम्हारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट हमेशा क्या माना जाएगा? बच्चों की पढ़ाई। तो ये जो प्राइमरी के अलावा दूसरे ऑब्जेक्टिव्स आप ऐड करते हैं ना, इसको लिखो ब्रैकेट में, क्या बोलते हैं? इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स। इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स क्या काम है रे? आईसीआईसीआई का मेन काम क्या है बोलो? बैंक है। प्राइमरी काम क्या है? अगर आईसीआईसीआई इंश्योरेंस के भी काम करता है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट में क्या लिखा होगा? और इंसिडेंटल में नेसेसरी जो इंश्योरेंस। आगे पढ़िए बेटा, क्या लिखा इसमें? बड़ा इंपॉर्टेंट है जो, इफ एनी कंपनी हैज चेंज इट्स, ओहो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन इट्स, नाम कुछ और है और काम कुछ और है। क्या बोल रहा है? इट शैल चेंज इट्स नेम इन लाइन विद इट्स, फिर अपने नाम को अपने काम के हिसाब से चेंज कर कितने दिन के अंदर? विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द चेंज ऑफ एक्टिविटीज आफ्टर कंप्लाइंग विद ऑल द प्रोविजन। चलो एक एग्जांपल दो, बोलिए। बीएसएनएल का फुल फॉर्म बोलिए दोबारा से एक बार। टेलीकम्युनिकेशन, संचार। नाम से क्लियर हो रहा है कि टेलीकम्युनिकेशन का काम है, हाँ के ना? क्या हुआ? फॉर एग्जांपल भारत सरकार को लगा कि टेलीकम्युनिकेशन का काम तो ये जियो पियो कर लेंगे, अब छोड़ो इसको, एक काम करते हैं अपन, बीएसएनएल के नाम से एक शराब की कंपनी खोलते हैं, शराब का धंधा करेंगे, बड़ा काम होता, सरकार बेचेगी शराब। क्या होगा? अब शराब का काम हो रहा है और नाम क्या है? भारत संचार। में कितना जेब लगेगा? किसकी शराब लेके आए? बीएसएनएल की। क्या बोल रहा है कानून? क्या बोल रहा है? जिस दिन तुमने डिसाइड किया कि तुम्हारा काम अब टेलीकम्युनिकेशन से लेकर होगा, जिस दिन उसके 6 महीने के अंदर अपना नाम चुपचाप, और कैसे चेंज करना कि वो काम को रिफ्लेक्ट करे, काम को रिफ्लेक्ट करे। फॉर एग्जांपल किंगफिशर लिकर। क्या है किंगफिशर? एक बर्ड है, एक बर्ड है, थोड़ा कूलनेस शो करता हुआ, कैजुअलनेस। बोल रहा नाम आपके काम के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है? अरे बराबर है कि नहीं यार? ऐसा बताओ कोई कंपनी आप जो आपको ऐसा बिल्कुल दिमाग में बैठ गई है और फिर वो कुछ भी काम करेगी तो आप चेंज, कोई कंपनी बताइए आपके जहन में जो है। तो आप मुझे बताइए स्विगी का मतलब क्या? मैंने आप लोगों को बताया था, स्विगी मतलब हैप्पी।
तो लोगों को फूड पहुंचाना, खाना पहुंचाना इज हैप्पी थिंग ना। अरे आगे ना यार, बोल रही नहीं तुम लोग। अब कल स्विगी ने डिसाइड किया कि हम लोहा बनाएंगे, लोहे का काम करेंगे, क्योंकि बोला कंस्ट्रक्शन में बहुत डिमांड। आप समझो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब लोहा बनाना, इसमें हैप्पीनेस का कोई लेना देना, चेंज कर भैया नाम। नाम मजा नहीं आ रहा, दम नहीं है, क्योंकि वो आपकी एक्टिविटीज को रिफ्लेक्ट नहीं कर, इसलिए आपका नाम अगर, क्योंकि फिर लोग पैसा लगाते हैं, लोग काम से कम लगाते हैं आज के जमाने में पैसा, लोग नाम से ज्यादा लगाते हैं। आधे से ज्यादा लोगों को कंपनियों के काम पता होते नहीं है, दूसरे काम वो नाम पे चले जाते कि यार रिलायंस के शेयर खरीदूंगा मैं, काम क्या है ओके, मगर नाम अच्छा है। तो इसलिए ये वाला लाइन आपको पूछ सकता है, दो नंबर के लिए पूछ सकता है। अगर कंपनी ने अपनी सुनो एक्टिविटीज को चेंज किया तो क्या उसे अपना नाम चेंज करना चाहिए? यस। अगर वो नाम उसकी एक्टिविटीज को रिफ्लेक्ट, कितने दिन के अंदर? काम चेंज करने के 6 महीने के अंदर। अब नाम चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? अरे बोलो क्या करना पड़ेगा राजवीर? कंपनी का नाम चेंज कर रहे हो सर? अरे बाबा, अरे यार पेन नहीं चल रहा, क्या करना पड़ेगा? मीटिंग बुलानी पड़ेगी। कौन सी? अगर एकदम तुरंत करना है, मार्च आया नहीं है, मार्च आना है तुरंत करना है, फरवरी में करना है, जनवरी में करना है, सितंबर में करना है, अक्टूबर में करना है, मार्च आया नहीं है। ईजीएम, व्हाट इज ईजीएम? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आ गए, चेंज करो भैया। एक्स्ट्रा मीटिंग में कौन आते हैं? शेयर होल्डर। जनरल मीटिंग में भी कौन आते हैं? शेयर होल्डर। फर्क क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अप्रूवल लगेगा। और व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अप्रूवल? 90% या 75%। और व्हाट इज ऑर्डिनरी अप्रूवल? 50% से ज्यादा। अब मुझे बताइए, सुनिए, बैलेंस शीट को अप्रूव करना जनरल मीटिंग में, और कंपनी के नाम को अप्रूव करना, ज्यादा इमरजेंसी क्या लगेगी? नाम, क्योंकि बैलेंस शीट तो और सर अप्रूवल होती है। तो बैलेंस शीट के लिए कितना अप्रूवल लगेगा? सोच लो, 50% से ज्यादा। मगर नाम के लिए 90%। कितना लगेगा? नाम चेंज कर रहे हो ना कंपनी का, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना, आपको इतना ध्यान रखना। और जो अप्रूवल है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेजोल्यूशंस। क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशंस, अप्रूवल्स। और नाम के लिए एक्चुअली 90% लगता है, तो लिख लेने का, है ना। स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन। आगे पढ़े। मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा, ये 50 बार पढ़ा चुका हूं। क्या है वो? लाइबिलिटी क्लॉज। अरे पढ़े ना यार, इसमें 3 लाइबिलिटी होगी। पहली क्या? लिमिटेड बाय, दूसरी लिमिटेड बाय, और दूसरी अनलिमिटेड। बराबर रिपीट करो। लिमिटेड बाय शेयर में क्या होगा? जितनी आपकी अनपेड वैल्यू है उतनी आपकी लाइबिलिटी, उससे ज्यादा पैसा आपसे नहीं मांगा जा सकता। कौन सी कंपनी होती है? हैविंग शेयर कैपिटल। लिमिटेड बाय शेयर हैविंग शेयर कैपिटल, हाँ के ना। दूसरी होती है लिमिटेड बाय गारंटी। क्या बोलता है? कंपनी को कब पैसा दूंगा? जब वाइंड अप होगी, लाइफ टाइम में नहीं दूंगा। और ऊपर वाले में क्या था? वो लाइफ टाइम में ही देगा। अगर लाइफ टाइम में नहीं देगा तो आप अकाउंट्स में पढ़ रहे हो, वो कॉल्स इन एरियर्स हो जाएंगे। अरे बराबर है कि नहीं? और लास्ट वाला पता है आपको क्या है? क्या होता है अनलिमिटेड में? पर्सनल एसेट्स भी यूज की जाए, हाँ के ना भाई। ये आगे मेन क्लॉजेस क्या है? कैपिटल क्लॉज। कौन सा क्लॉज है? जोमेटो के कैपिटल क्लॉज में शेयर आया ना। जोमेटो थोड़ी ना पहले शेयर कैपिटल से चलता था, अभी धीरे से पेटीएम में भी आएगा। पेटीएम में क्या ला रहा है? अपना आईपीओ। कब ला रहा है? कुछ दिनों में आ जाएगा। व्हाट इज आईपीओ? जब, यानी फुल फॉर्म आप बताओ, जब बाकी लोगों को भी समझना चाहिए। जब कोई भी कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है पब्लिक, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो जोमेटो ने कर दिया। अब जोमेटो 1 साल बाद दोबारा करेगी तो उसे क्या बोलेंगे? एफपीओ। व्हाट इज दैट मीन? फर्दर पब्लिक, क्योंकि पहली बार तो नहीं थे ना। तो उन्होंने अपने कैपिटल क्लॉज को चेंज किया होगा ना तमन्ना। कैसे? पहले जोमेटो के कैपिटल क्लॉज में थोड़ी ना लिखा होता था शेयर कैपिटल। पहले तो वो अपने पैसे से, एंजल इन्वेस्टर्स, जो बड़े बड़े नेटवर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़ा पैसा लगाते हैं अच्छे अच्छे आइडियाज में, बैंक से चल रहा होगा, है ना। या हो सकता है उन्होंने वो मेंबर्स वाली कंपनी बना ली होगी। व्हाट इज दैट मीन? कि 10 लोग हैं, 10 लोगों का आइडिया, चलो तुम पैसा लगाओ। अभी क्या किया उन्होंने अपने कैपिटल क्लॉज में? क्या चेंज किया बोलो? कौन सा क्लॉज ऐड कर दिया होगा? शेयर कैपिटल। कौन सा क्लॉज? 9,000 करोड़ के शेयर इशू किया। ठीक है बेटा। अरे आके ना, ठीक है। कितने प्रकार के शेयर कैपिटल होते हैं कंपनी में? उसी दिन पढ़ा मैंने आपको, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? वो तो दूसरी चीज है ना, ठीक है। अब इसमें कोई बताएगा मुझे क्या पढ़े थे?
अब मान लीजिए आपकी पहली लिमिट आपने रखा 10 करोड़, 10 करोड़ के आप शेयर इश्यू कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 10 करोड़। कितने? अब वो 10 करोड़ से लिमिट एक्सीड होगी तो क्या करना पड़ेगा? अरे कर सकते ना, लिमिट एक्सीड होनी चाहिए, अच्छी बात है ना भाई, हम तो चाहेंगे पैसा है। करोगे क्या? मेमोरेंडम के कैपिटल क्लॉज को चेंज करोगे कैसे? सर मीटिंग बुलाएंगे, जनरल मीटिंग, कौन सा रेजोल्यूशन पास करेंगे? ऑर्डिनरी लिख लेना वहां, ये एकमात्र क्लॉज है जिसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है, लिखो। टू चेंज द कैपिटल क्लॉज, कहां से स्पेशल लगेगा रे भैया? टू चेंज द कैपिटल क्लॉज, ब्रैकेट में लिखो, टू इंक्रीज, नॉट फॉर डिक्रीज, टू इंक्रीज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। उसका रीजन बताता हूं मैं। कंपनी को अगर ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ रही है तो ये कंपनी के लिए ऑर्डिनरी बात और अच्छी बात है ना। बट अगर कंपनी के पैसे की जरूरत कम हो रही है, इसका मतलब कंपनी के ऑब्जेक्ट अच्छे नहीं चल रहे हैं, और कंपनी ने क्या की, अरे वो 10 करोड़ भी नहीं आ रहे भैया, बड़ा अजीब लग रहा है, एक काम करते उसकी लिमिट को 5 करोड़ कर देते। शेयर होल्डर क्यों क्यों क्यों, क्या हुआ, क्या दिक्कत है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो जब आप अपने कैपिटल की लिमिट को कम करते हैं तब लगता है स्पेशल रेजोल्यूशन, और जब कैपिटल की लिमिट को बढ़ाते हैं तब क्या लगता है? ऑर्डिनरी, क्योंकि वो आम बात है बढ़ाना, और कैपिटल को कम करना इज ए वेरी खास बात, क्योंकि नॉर्मली कंपनी ऐसा करती नहीं। अरे हाँ के ना बोलोगे क्या? बोलोगे तो फिर पढ़ाने में अच्छा लगता है। और लास्ट क्लॉज कौन सा है? सब्सक्राइबर्स। कितने लोग जुड़ते हैं भाई? 7, 2, 1। और आपको पता है ना, हर सब्सक्राइबर को कंपनी का कम से कम एक शेयर खरीदना पड़ेगा। कौन सी वैल्यू पे? फेस वैल्यू पे। कौन सी वैल्यू पे? क्या होता है फेस वैल्यू का मतलब? सर जो मिनिमम वैल्यू डिसाइड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और वो कितनी होती है? आप लोगों ने पढ़ा 1 रुपए से लेके 10 रुपए। पढ़े हो कि नहीं पढ़े? ये तो पढ़ते हैं, आप अकाउंट्स में पढ़ रहे ना, पढ़ाया था ना। एमआरएफ की फेस वैल्यू 10 रुपए थी ना, तभी तो एमआरएफ ने 70% का डिविडेंड दिया और 7 रुपए मिला वो लोगों को। मगर एमआरएफ की सेम मार्केट वैल्यू कितनी है? 90,000। तो अब जो डिविडेंड होता है वो मार्केट वैल्यू पे नहीं मिलता, क्या में मिलता है? फेस वैल्यू पे। तभी तो देखो ना, 7 रुपए का डिविडेंड दिया, लोगों ने बोला ये क्या है, तो उसने एक ही चीज बोला, क्या बोला? मैं फेस वैल्यू को 70% देता रहा हूं। फेस वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए का शेयर था वहां से 30 साल पहले, 20 साल पहले, समझ रहे हो? और कितने रुपए डिविडेंड दिया आपने? 7 रुपए। तो कितना परसेंट हो गया? 70% देता रहा हूं, बोल रहा है लॉकडाउन में भी। ठीक है, वहां एक वर्ड लिखा दो, एटलीस्ट 1 शेयर, देखो कहीं ना कहीं मिलेगा। वहां नहीं आ रहा आयुषी, थोड़ा हंसते हंसते पढ़ो, इतनी मेहनत से और इतनी जुस्तजू से पढ़ा रहा हूं मैं, ऐसा मत करिए। कुछ चीजें ऐसी हैं मेरे को जो मैं आपको नहीं पढ़ाना चाहिए था, बट पढ़ा रहा हूं कि आप लोग के दिमाग में घुसे हो, ऐसा मत करो। चलो रे, कौन बताएगा? वो ओपीसी का मेंबर निपट जाता है तो कौन बन जाता है मेंबर? नॉमिनी। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं आपको, हाँ कि ना? वो उसके नीचे का पैराग्राफ पढ़ो, एक काम का, द मेमोरेंडम मस्ट बी, दूसरा इनटू पैराग्राफ्स नंबर्ड। सबसे पहले क्लॉज कौन सा होता होगा? सरनेम क्लॉज। दूसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज। तीसरा सिचुएशनल रजिस्टर्ड क्लॉज। चौथा लाइबिलिटी क्लॉज। पांचवा कैपिटल क्लॉज। और लास्ट क्या है? सब्सक्रिप्शन एसोसिएशन क्लॉज। अरे आगे ना, कितने लोगों की सिग्नेचर बोल रहा है वो? कौन सी कंपनी में? पब्लिक में ना, और प्राइवेट में 2 और ओपीसी में 1, बराबर है कि नहीं? और साथ में क्या बोल रहा है? एक विटनेस होना, हु विल अटेस्ट द, कौन होता है विटनेस? बेसिकली ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर्स, ये लोग। एंड पर्टिकुलर्स अबाउट द सिग्नेचरीज, ये तो मैंने पढ़ा दिया था आपको। उनका एड्रेस क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, ऑल्सो मस्ट बी एंटर। अरे सही है क्या? नेक्स्ट पढ़ो क्या है? नेक्स्ट पढ़िए बेटा। हाउ इट इज टू बी नोटेड दैट अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन थ्रू इट्स एजेंट्स, कौन है उसके एजेंट्स? क्या लिखा है? सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम। हाउएवर अ माइनर कैन नॉट बी अ, अंडरलाइन कर लो, माइनर नहीं बन सकता ना रे मेंबर, कैसे बनेगा रे? मिनिमम रिक्वायरमेंट ही क्या होती है? क्या होना एज? 18 साल से ऊपर। आपको भी पता, मेरे को भी पता। अ माइनर कैन नॉट बी अ सिग्नेचरीज, वो सिग्नेचर करके कंपनी की मिनिमम मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट में नहीं आ सकता। व्हाट इज मिनिमम मेंबरशिप? 7 to 1। सर क्या वो बाद में आ सकता? नहीं नहीं, बाद में भी नहीं आ सकता। बाद में सिर्फ वो कंपनी का शेयर खरीद सकता, मगर खुद नहीं, अपने गार्जियन या अपने पेरेंट्स को। और उसमें सिर्फ उसका शेयर सर्टिफिकेट में एक जगह नाम लिखा रहेगा, क्या? बेनिफिशियरी। तो पढ़े हो अपने कंसल्टेशन।
अरे हाउ के नहीं पढ़ो ना पूरा, द गार्जियन ऑफ ए माइनर हु सब्सक्राइब टू दी विल बी डीम्ड टू हैव सब्सक्राइब्ड इन दिस। अगर गार्जियन मेंबर है तो मान लो ना तुम भी हो, क्योंकि उसका बेनिफिट अल्टीमेटली तुमको ही मिलने वाला है। और लास्ट पॉइंट पढ़िए, खत्म करिए इस बड़े टॉपिक को। क्या लिखा? द अबव क्लॉजेस ऑफ आर कॉल्ड कंपनी। 6 क्लॉजेस तो लिखना ही लिखना है तुमको अपने मेमोरेंडम। और कंडीशंस, इन एडिशन टू दीज अ मेमोरेंडम में कंटेन अदर प्रोविजन, फॉर एग्जांपल राइट्स अटैच टू। अब आप बोलेंगे सर प्लीज एग्जांपल दीजिए। वेरियस क्लासेस का 2 थे, इक्विटी, प्रेफरेंस, फिर इक्विटी के 2, इक्वल वोटिंग राइट्स उसे दिन तो पढ़ा है, और डिफरेंशियल वोटिंग। अभी तक कुछ ऐसा पढ़ेगा 6 क्लॉजेस में इनके बारे में? नहीं ना, तुम इसमें ऐड कर सकते। और लास्ट पढ़ो और खत्म करो। लास्ट 3 लाइन क्या लिखा है? कैन नॉट कंटेन एनीथिंग टू द प्रोविजंस ऑफ, मतलब जो कंपनीज एक्ट नहीं बोल रहा है वो मेमोरेंडम में नहीं डालना है। अच्छा मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? कैन आई से दिस? अगर पेन चल जाएगा तो ठीक रहेगा, नहीं चल रहा है। हाँ मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि मेमोरेंडम इज सुपीरियर टू आर्टिकल? एकदम हड़बड़ी का आंसर है ना। एंड मेमोरेंडम इज इंफीरियर टू कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट सब कुछ है ना। तो अगर हम एक पिरामिड बनाएंगे, हायरार्की बनाएंगे, तो कैसे बनेगी? सबसे नीचे क्या होगा? आर्टिकल, उससे ऊपर, सबसे ऊपर। व्हाट इज दैट मीन? एक मिनट। इफ एनीथिंग कॉन्ट्ररी गिवन इन द आर्टिकल एंड इट इज कॉन्ट्ररी टू द मेमोरेंडम, मतलब आर्टिकल में जो लिखा है वो मेमोरेंडम के हिसाब से नहीं है, तो दैट्स फाइन, यू कैन चेंज ना। बट इफ एनीथिंग इज रिटन इन द आर्टिकल विच इज नॉट एज पर कंपनीज एक्ट, तो वो तो बंद करना पड़ेगा। सो व्हाट इज दैट मीन? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सुनिए पूरी बात। आर्टिकल और मेमोरेंडम में, स्पेशली आर्टिकल की बात करो क्योंकि सबसे नीचे का डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल में अगर कुछ ऐसा लिखा है जो मेमोरेंडम को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप उसे कंपनीज एक्ट का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट कहता है आर्टिकल में आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखना है, तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि डायरेक्टर का रेम्युनरेशन क्या होगा। व्हाट इज रेम्युनरेशन? कितनी सैलरी मिलेगी। ये भी बताना होगा कि डायरेक्टर के पावर्स क्या है, वो कितना पैसा ले सकते हैं बाहर से। सुनो ना, अब उन्होंने क्या किया उस पावर में, फॉर एग्जांपल पावर में लिखा था कि 1 करोड़ तक का लोन डायरेक्टर ले सकता है कंपनी के लिए। किसके लिए? अब उन्होंने 2 करोड़ का ले लिया। अब मुझे बताइए, क्या ये आर्टिकल का कॉन्ट्रडिक्शन है? क्या ये कंपनीज एक्ट का कॉन्ट्रडिक्शन? सोच समझ आर्टिकल का, ठीक है। कंपनीज एक्ट तो बोल रहा है लोन ले सकता है, मगर आपने लिमिट डाल दी ना, कितने की? कहां पर? अपने आर्टिकल में। तो क्या करोगे? आर्टिकल को चेंज कर लो, ठीक है, खत्म। अब इसमें क्वेश्चन कहां से आएंगे तो बता दे रहा हूं मैं आपको। एक ये लाइबिलिटी वाला, तो ये तो आता है आपको। ऑब्जेक्ट वाला, ये 6 महीने वाला बोलना मजा। डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लेगा, एक कंपनी थी उसने ऐसा किया, तो बताओ क्या करना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक्स्ट्रा भी लिखा दिया, क्या करना पड़ेगा नाम करने के लिए। कौन सी मीटिंग? या तो जनरल मीटिंग या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। कितने शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा? 90%। ये आप ऐड कर लेना उसमें आंसर, अभी तो बात बनेगी। अरे सही क्या? डिवॉइड मतलब एक्सक्लूड करना, उससे अलग जो चीज लिखी है उससे अलग होकर चलना। कहां लिखा है? हाँ वही, इफ इट डज, अगर वो मेमोरेंडम कंपनीज एक्ट के बाहर जाके काम करता है, डिवॉइड ऑफ एनी लीगल इफेक्ट, और उस पर किसी भी लीगल इफेक्ट असर नहीं, इलीगल काम कर लिया उसने, गलत काम कर लिया। अच्छा वॉइड समझता है? देखो क्या होता है वॉइड का मतलब, बोलो। डिवाइड का मतलब क्या होगा? उसका अपोजिट वर्ड होगा, उसका ही मतलब वही होगा। डिवाइड ऑफ लीगल इफेक्ट का मतलब वही है, नॉट एनफोर्सेबल। लीगल इफेक्ट को डिवाइड कर दिया, मतलब जो हम कर सकते थे, जो फायदे हमें मिल सकते थे, नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मेमोरेंडम में जो लिखा था, मतलब मेमोरेंडम में जो आप कर रहे हैं वो कंपनीज एक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर। क्या बोल रहा है कंपनीज एक्ट? अबे नाम के आगे ये लगाओगे तो सेक्शन 8 कंपनी मानी जाओगे, फिर भी आप लगा रहे हो। क्या बोलोगे भैया? आप अपने मेमोरेंडम को चेंज कर रहे हो, तो फिर आपको अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को भी चेंज सेक्शन 8 कंपनी में ही लगा सकते हो ना, फाउंडेशन, फेडरेशन, फोरम, ठीक है। क्या अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट आज नहीं पढ़ेंगे इसे। अगर ये इस पे क्वेश्चन 100% आता है क्या?
इसको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। इसको सुनिए पूरी बात। डॉक्ट्रिन बचा है, इसके बाद आर्टिकल है, और 2 दिन लगेगा अपने को पढ़ने में हार्डली। कल पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन, परसों पढ़ेंगे आर्टिकल के साथ में आपको आर्टिकल का वो भी पढ़ाऊंगा। डॉक्ट्रिन एक एक दिन में एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा सकता, तो हार्डली 2 दिन में कंप्लीट खत्म हो जाएगा। ठीक है? अरे ठीक है क्या? अब आपको क्या समझ में आ रहा है? सर मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट की जो लैंग्वेज है सर, वो हम कैच कर लेते क्योंकि हमारे आसपास में लगता है कंपनीज एक्ट की टेक्निकल लैंग्वेज। तो टेक्निकल लैंग्वेज को लिखने के लिए मेहनत लगती है, और मेहनत कब होती है? जब आप रोज टेस्ट देते हैं। और अगर आप रोज टेस्ट नहीं देंगे, हफ्ते में 2 दिन टेस्ट देंगे, फिर मजा नहीं आएगा ना। तो आप बोलोगे सर पहली बार में एकदम से लिख के नहीं होता, तो इट्स फाइन ना। पहली बार में अगर 50% भी अच्छा लिखे तो डेफिनेटली दूसरी बार में ज्यादा बेटर लिखोगे। ये तो आप रूल समझ चुके हो यहाँ पढ़ के। तो अब सुनिए थोड़ा सा, उसमें मेरे को आपको बताना क्या था आप लोगों को। 2 चीजें, एक जो मैं बड़ी टेस्ट लेता हूँ ना, जिसे मैं बोलता हूँ ना कि ये पढ़ के उसके क्वेश्चंस दूंगा मैं, तो वो मैंने 2 चीजें सोची। अब आप मुझे बताइएगा, फिर मैं बंद कर देता हूँ।